respiratory tract. So respiratory system starts from the nose up to the alveoli, and we can divide it into upper respiratory tract and lower respiratory tract. अब जो upper respiratory tract तो है स्लाइड नहीं उसमें शो हो रही, जी स्लाइड नहीं शो हो रही इस पर। हो रही है सर शो। हो रही है। हो रही है स्लाइड, आप ज़रा अपना देखें, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम नोज अप टू द alveoli and we divide it into upper respiratory tract and lower respiratory tract. So upper respiratory tract it consists of start from nose, इसमें nose आ जाएगा sinuses, larynx and vocal cords, and the lower respiratory tract में हमारा trachea के beyond जो structures हैं जिसमें ट्रैकिया हो गया, एयरवेज हैं और एलुलर सैक है एंड एल्वुलाई। तो दीज स्ट्रक्चर इंक्लूड इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो कई दफ़ा हम टर्म यूज़ करते हैं जी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कई दफ़ा हम टर्म यूज़ करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इससे हमें एनाटॉमिकल और पोजीशन पता लग जाती है वेयर द एक्चुअल इन्फेक्शन इज़, ठीक है, कि अपर रेस्पिरेटरी में जो चीज़ें उनमें इन्फेक्शन है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो 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 सेगमेंट्स हैं या जो कंसिस्ट ऑफ है उसके अंदर इन्फेक्शन है। एंड अपर रेस्पिरेटरी जो पैसेजेस हैं या स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर मेंट फॉर humidifying the air and conditioning of the air, and the role of the nose is to filter the particles, and it filters the or entrap the particles more than 10 micrometer. तो 10 माइक्रोमीटर से जो बड़ा पार्टिकल होगा नोज उसको एंट्रैप कर सकता है, ठीक है। और अपर रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ह्यूमिडिफिकेशन एंड द कंडीशनिंग ऑफ द एयर के लिए यूज़ होती हैं। जैसे मैं साइनसेस हैं, नोज़ का काम है कि एंट्रैप करें, पैसेज दे एयर को। जो साइनसेस हैं इसमें देयर आर डिफरेंट साइनसेस। वी हैव फ्रंटल साइनसेस, मैक्सिलरी साइनसेस, स्फीनाइड और एथमोइडल साइनसेस। तो ये डिफरेंट किस्म की स्पेसिस हैं, एयर के लिए स्पेसिस हैं, ठीक है, जिनको हमने साइनसेस बोला। और दे हैव डिफरेंट पोजीशन वाइज डिफरेंट है। फ्रंटल साइड ऑफ द हेड पे है तो फ्रंटल साइनोसिस, मैक्सिलरी साइड पे तो मैक्सिलरी, स्फीनाइड और एथमोइडल। अब इन साइनसेस का क्या काम है? वेट ऑफ द स्कल को जो है ना वो लेस रखना। साइनसेस आर मेड फॉर टू रिड्यूस द वेट ऑफ द स्कल। जितनी भी स्कल की स्ट्रक्चर है उस साइनसेस का पर्पस ये है कि उनके वेट को कम रखें। सेकंड पर्पस है प्रिवेंट फ्रॉम द ट्रॉमा टू ब्रेन, ये भी साइनसेस का एक फंक्शन है, ठीक है। एंड रेजोनेंस ऑफ द वॉइस, इट आल्सो हेल्प्स इन द रेजोनेंस ऑफ द वॉइस। तो साइनसेस का 3 फंक्शन होता है, लोअर द वेट ऑफ द स्कल, प्रिवेंट फ्रॉम ट्रॉमा एंड रेजोनेंस ऑफ वॉइस। अब साइनसेस के अंदर वी हैव सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, और आपको पता है कि कंटिन्यूस म्यूकस की प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है। और ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम है, ठीक है, क्लियर द म्यूकस फ्रॉम द एयर पैसेज। जितने भी एयर पैसेज हैं वहाँ सिलिएटेड एपिथेलियम है, वो म्यूकस को क्लियर करते हैं, ठीक है। एट एवरी 15 मिनट्स पे they clear the airways or air passage from mucus. It is a function of ciliated
एपिथेलियम। अब अगर ये क्लियर ना हो एयरवे, इन्फेक्शन ऑफ द म्यूकस हो, म्यूकस वहाँ पड़ा रहे, क्लियर ना हो सके, तो देयर इज द इंक्रीज चांस ऑफ इन्फेक्शन। सर स्लाइड नहीं चेंज हो रही। काफी देर से। यस सर, स्लाइड नहीं शो हो रही, मतलब कि चेंज जी नहीं हो रही। स्लाइड नहीं शो हो रही। सर चेंज नहीं हो रही। सर चेंज नहीं हो रही, मूव नहीं हो रही, आगे आप पढ़ाए जा रहे हैं, वो सेकंड स्लाइड शो हो रही है। मैं चेंज करूंगा तो डोंट वरी, करूंगा तो चेंज होगी, ठीक है। मैंने उसको फर्स्ट पे ही रखा हुआ था, अब मैंने इसको स्लाइड को चेंज किया है, ठीक है, ठीक है। मेरी जो यानी डिलीवरिंग है उसको क्या फॉलो करें, ठीक है। फॉलो करें। अब बात करें राइट लंग, रखें कि जो राइट लंग है इट हैज 3 lobes। ये राइट लंग जो है, इस पे ये जहां मेरा कर्सर है, वी हैव 3 lobes in it, upper lobe, middle and lower lobe in the right lung. So we have 3 lobes in right lung which is divided by 2 fissures। 2 फिशर इसको डिवाइड कर रहे हैं। एक फिशर ये हॉरिजेंटल फिशर देखें ये है, और एक ऑब्लिक फिशर है ये वाला। तो 2 फिशर जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, अपर, मिडल एंड लोअर। इसी तरह जो लेफ्ट साइड ऑफ देखें, लेफ्ट लंग्स इज डिवाइडेड इनटू 2 lobes विद ऑब्लिक फिशर। ये ऑब्लिक फिशर है जो लेफ्ट लंग को डिवाइड कर रहा है इन 2 lobes, upper lobe and lower lobe। So in right lung we have 3 lobes and in left lung we have 2 lobes, and these both lobes, ये जो 2 राइट एंड लेफ्ट लोब हैं लंग्स के, इट इज कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन। इसके साथ थिन मेम्ब्रेन एक लगी हुई है, पूरे लंग्स की स्ट्रक्चर को ये देखें कवर करेगी थिन लोब जहां जा रहा है। इसी तरह लेफ्ट पे तो इधर एक मेम्ब्रेन है विच कवर द राइट एंड लेफ्ट, एंड दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज विसरल प्लूरा। जो इधर कवरिंग लगी हुई है ऑलरेडी समझो, दिस इज कॉल्ड एज विसरल प्लूरा। तो इमीडिएट लंग्स को एक मेम्ब्रेन कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज विसरल प्लूरा। देन ये कवरिंग हो गई। इस कवरिंग को, दिस कवरिंग इज encased by or covered by another membrane that is called parietal pleura। एक कवरिंग ये हो गई, इसके साथ ही ये जो मेरा कर्सर जा रहा है दूसरी कवरिंग शुरू हो जाती है, another covering which around the lung, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये एक हो गया विसरल प्लूरा, एक हो गया another covering which is called as parietal pleura। और इनके दरमियान जो स्पेस बनेगी बिटवीन विसरल एंड parietal pleura, space is created and that space is called as pleural space, ठीक है। एक यहाँ पे कवरिंग हो गई, इसी के साथ दूसरी कवरिंग शुरू हो गई जिसको हमने parietal pleura कहा, और ये कवरिंग यहाँ पे एंड हो गई। तो इसके दरमियान एक स्पेस क्रिएट हो गई दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान, इन बिटवीन
two membrane space is created and that space is known as pleural space. ये टर्म्स को याद रखते जाएं. पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, इनके दरमियान जो स्पेस है that is called as pleural space. और ये जो स्पेस है या कवरिंग है that helps the lungs for smoothly glide कर सकें, smooth gliding of the lungs, for which this space is, जिसको हमने कहा pleural space is created, ताकि smoothly जो है lungs inflate भी हो सकें और डिफ्लेट भी हो सकें. तो ये स्पेस की वैल्यू इस तरह है. अब अगर इस स्पेस में ये जो मैंने प्लूरल स्पेस बताई, इफ इन दिस स्पेस अगर एयर ट्रैप हो जाए, ये जो स्पेस हमने यहाँ प्लूरल स्पेस बनाई है इसमें लिटिल बिट एयर ऑलरेडी मौजूद होती है, ठीक है, लेकिन किसी वजह से अगर इसमें इस प्लूरल स्पेस में जो यहाँ पे बनी है इसमें अगर एक्स्ट्रा एयर आ जाए ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू ट्रॉमा, अगर कोई ट्रॉमा हो गया चेस्ट का, ड्यू टू सर्जरी कोई हुई है उसकी वजह से एयर जो है इस स्पेस में ज़्यादा आ जाए, तो जो प्रॉब्लम या जो टर्म यूज होगी वो नीमोथोरेक्स ही होगी. नीमो मीन्स एयर, थोरेक्स मीन स्पेस थोरेक्स के अंदर, तो दैट वुड कॉल्ड एज नीमोथोरेक्स. इसकी मैं आपको आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है और पॉइंटर भी नहीं मूव हो रहा. अब ये आप देखें एक पिक्चर, वी हैव एक्सरे चेस्ट, ठीक है, ये इसकी ये साइड जो है जहाँ पे कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, दिस साइड इज नॉर्मल, नॉर्मल एयर है इसके अंदर, नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, इस साइड ऑफ द लंग्स की, ठीक है. लेकिन अगर आप ऑपोजिट साइड देखें जहाँ पे एरो बना हुआ है, इधर देखें आप, मोर ब्लैकिश है, मोर ब्लैकिश एरिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे एयर ज़्यादा है और एयर जो है वो ट्रैप की हुई है ड्यू टू एनी रीजन. इफ मोर एयर एंटर इन द प्लूरल स्पेस दैट इज नोन एज नीमोथोरेक्स. तो इस एक्सरे को देख के हम अपनी एक डायग्नोज बना सकते हैं या कह सकते हैं कि ये एक्सरे शोज नीमोथोरेक्स, एक्स्ट्रा एयर ट्रैपिंग इन दिस साइड ऑफ द लंग्स. अगर एयर की जगह फ्लूइड आ जाए, इफ फ्लूइड इज एंटर इन दिस स्पेस दैट इज कॉल्ड एज, जो हमने प्लूरल स्पेस बताई, इफ अगर इसके अंदर फ्लूइड आ जाए तो टर्म हो जाएगी प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन. अब आप इस एक्सरे को देखें, ये नॉर्मल आउटलाइन है लंग्स की, ये भी, लेकिन ये सारा वाइटिश एरिया हो गया इन दिस साइड ऑफ द लंग्स, मोर वाइटिश एरिया. एंड अगर वाइट हो तो इसका मतलब ये फ्लूइड एंटर हो गया इसके अंदर ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू कार्डिक फेलियर, ड्यू टू क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है. इसमें फ्लूइड इज इन द प्लूरल कैविटी, दैट जो टर्म यूज होगी वो प्लूरल इफ्यूजन, क्योंकि प्लूरल स्पेस में आ गया फ्लूइड तो टर्म यूज होगी प्लूरल इफ्यूजन. इसी तरह अगर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से पस वगैरह एंट्रैप हो जाए इन द प्लूरल कैविटी, द टर्म इज एम्पाइमा, उसको एम्पाइमा कहेंगे ड्यू टू इन्फेक्शन, ठीक है. वो भी फ्लूइड होगा लेकिन वो क्लियर फ्लूइड नहीं होगा, वो पस लाइक होगा, उसको हम एम्पाइमा कहेंगे. सो वी हैव थ्री टर्म्स, आई यूज थ्री टर्म्स, pneumothorax, extra air in the pleural cavity, pleural effusion, fluid in the pleural cavity, and empyema. Due to infection, there is collection of pus. तो ये तीन टर्म्स आप याद रख लें.
न्यूमोथोरैक्स एयर का ज़्यादा होना, प्लूरल फ्री फ्लूइड का ज़्यादा होना, एम्पाइमा जो है पस कलेक्शन इन द प्लूरल स्पेस, दैट इज कॉल्ड एम्पाइमा. Up, I told you we have respiratory system के जो structures हैं, start from the nose and up to the alveoli, we have different structures in this area. So between trachea and alveoli, airways divide 23 times जो है एयरवे डिवाइड हो जाती है. ठीक है, इस नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें, ये देखें. अब ट्रैकिया से एल्वुलाई तक ये देखें पैसेज है और इसमें एयरवे डिवाइड हो रही है और तकरीबन ये 23 टाइम्स एयरवे डिवाइड होके एल्वुलाई तक पहुंचता है. ठीक है, इसमें से जो फर्स्ट 16 है डिवीजन्स, ठीक है, फर्स्ट 16 आर जस्ट मेंट फॉर कंडक्शन ऑफ एयर. ठीक है, और रिमेनिंग 7 डिवीजन्स जो होंगी इट इज मेंट फॉर गैस एक्सचेंज. अगेन इस पिक्चर को आप देखें तो ये 16 है, यहाँ तक जो है फ्रॉम 1 to 16 ये पैसेज सिर्फ कंडक्शन कर रहा है, एयर कंडक्शन. इसमें आपके ब्रोंकाई आ गए, ठीक है, और इसमें टर्मिनल अप टू टर्मिनल ब्रोंकस. ठीक है, ब्रोंकाई से लेके टर्मिनल ब्रोंकाई तक वी हैव 16 divisions of airway which is only meant for conduction of air into the respiratory system. After this, from 17 to 23 we have 7 division which is take part in gas exchange and which start from the respiratory. अब respiratory bronchioles से लेकर alveolar ducts and alveolar sac, तो ये जो पैसेज होंगे these are meant for the gaseous exchange. इसी एरिया में गैस एक्सचेंज होगी और जो ऊपर के एरियाज हैं दे आर ओनली फॉर कंडक्शन ऑफ एयरवेज. इस पिक्चर को देखें आप कि ये ट्रैकिया है आपका, इससे डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही हैं, लेफ्ट मेन ब्रोंकस एंड राइट मेन ब्रोंकस, और फिर इधर से फर्दर डिवीजन्स हो रही हैं जिसको हम terminal bronchioles, respiratory bronchioles up to the alveolar sac or alveolar duct. इस तरह की divisions जो है from right from the trachea up to the alveoli we have, and total we have 23, 16 for conduction of airway and 7 for gaseous exchange. और हमारे लंग्स का जो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट है, ठीक है, ये ब्रोंको और पल्मोनरी ये कंडक्शन ऑफ एयर के, एंड वी हैव रेस्पिरेटरी यूनिट. अगर हम कहते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, अल्वुलर सैक और अल्वुलाई इंक्लूडेड है. अगर हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स कहेंगे तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट गैस एक्सचेंज एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर which is needed for gas exchange, जिसमें जो starts from the respiratory bronchioles, alveolar sac and alveoli. तो ये हमारा हो गया रेस्पिरेटरी. जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है वो ऊपर वाला है, ये जिसमें कंडक्शन ऑफ द एयरवे हो रही है.
Regarding alveoli, we have मैं back चलता हूँ जरा. Okay, there are 300 million alveoli in the lungs, and alveolar surface area बहुत बड़ा है. ठीक है, it is 70 to 100 square meter area of surface area of the alveoli, and all this is meant for the gas exchange. Regarding structure of the alveoli, we have type 1 alveolar cells. These are the primarily lining cells, and in addition we have type 2 alveolar cells, which contains granules और granular pneumocyte भी इनको कहते हैं type 2 को. And type 2 cells are very important for us, and it is because it secretes surfactant. Type 1 cells जो हैं वो primary lining epithelial cells हैं, और जो type 2 cells हैं उनको हम granular pneumocytes भी कहते हैं, and which secrete surfactant, और वो surfactant secrete कर रहे हैं. ठीक है, and surfactant is very important to prevent the collapse of the lungs. ये ऐसा chemical है which prevent the collapse of the lungs. इसको हम आगे separately discuss करेंगे surfactant के इसका function क्या है, ठीक है, और इसकी importance क्या है, और इसकी importance जो है neonates में क्या है, जो premature babies हैं उनमें इसकी क्या importance है surfactant की. So type 1 cells and type 2. Type 2 secretes surfactant. इसके अलावा we have alveolar macrophages, we have lymphocytes in this area of the alveoli, and plasma cells, and also mast cells also present in the alveoli. So type 1 cells, type 2 cells, alveolar macrophages, lymphocytes, plasma cells, and mast cells are present in the alveoli. So इस फिगर पे कंसंट्रेट करें, वेरी इंपॉर्टेंट, रिगार्डिंग प्रेशर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. कौन कौन से प्रेशर्स अफेक्ट कर रहे हैं लंग्स को, वो इस तस्वीर में है. देखिए सबसे ऊपर, प्लीज ऑल ऑफ यू फॉलो दिस पिक्चर, इसको फॉलो करें. सबसे टॉप पे लंग्स वॉल्यूम लिखा हुआ है, ये लंग वॉल्यूम कर्व है. ठीक है, और वॉल्यूम्स को हम लीटर्स में मेजर करेंगे. अब ये देखें 0 to 0.5 तक है, तो इसका मतलब है कि जब ये इंस्पिरेटरी फेज है, दिस इज इंस्पिरेटरी फेज, दिस इज एक्सपिरेटरी फेज. अब इंस्पिरेटरी फेज में देखें लंग्स वॉल्यूम को ऑलमोस्ट 0 से इट गोज अप टू 0.5, सो 0.5 लीटर. अब इंस्पिरेशन एरिया है एंड लंग्स वॉल्यूम increases from 0 to 0.5 liter, which is 500 ml. And while in expiration, this curve goes down up to the level of 0. So जो ये 500 ml है, ये जब हम इंस्पिरेशन लेते हैं, we have taking breathe in, तो लंग्स वॉल्यूम जो है, जी बताइएगा. जी प्लीज बताइएगा, क्या कोई क्वेश्चन है या आवाज की
हो रही है, we can't understand what it's saying. आवाज मेरी क्लियर नहीं है? No sir. बाकी कोई सर बताए? क्लियर है, बाकी क्लियर है। जी क्लियर है है ना? सर आवाज आपकी। ओके, आप इस तस्वीर को फॉलो कर रहे हैं जो मैंने इस वक्त शो की हुई है? रिप्लाई यस सर। ओके। अब ये जो मैंने आपको तस्वीर शो की है ना, इसमें टॉप पे जो है लंग्स वॉल्यूम है, और मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारा लंग्स वॉल्यूम जो है 0.5 लीटर तक बढ़ जाता है, विच मीन्स 500 ml, और जब हम एक्सपायर करते हैं एयर को तो इट गोज डाउन अप टू 0, नियर टू 0। ठीक है, ये आपका इस कर्व का मतलब है कि ये वॉल्यूम को शो कर रहा है। अब नीचे आप देखें कि दिस इज अलवुलर प्रेशर, अलवुलर प्रेशर कर्व। ठीक है, इसको फॉलो करें। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ये जो इंस्पिरेशन है, जब हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, ये गोज डाउन, अलवुलर प्रेशर जो है वो 0 से कम हो रहा है। ठीक है, ये आप देख लें, फॉलो करें इसको। ये माइनस में आ रहा है, लेट्स से -1। ठीक है, और जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो अलवुलर प्रेशर जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेट्स से +1। ठीक है, फॉलो कर रहे हैं आप मुझे? यस सर। ओके, तो जो अलवुलर प्रेशर है इंस्पिरेशन में माइनस में है और एक्सपिरेशन में यस सर। प्लस में जा रहा है। ठीक है, +1, तकरीबन +1 इन एक्सपिरेशन अलवुलर प्रेशर एंड -1 इन व्हाइल वी टेकिंग ब्रीथ इन, यानी इंस्पिरेशन में माइनस में जा रहा है। लास्ट में जो कर्व है वो इट इज अ कर्व ऑफ प्लूरल प्रेशर। ठीक है, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ये तकरीबन -5 से शुरू हो रही है, ये वाली कर्व जो है प्लूरल प्रेशर की, स्टार्ट फ्रॉम द -5। इन इंस्पिरेशन इट गोज डाउन अप टू 0.7, 0.8 तक। ये देखिए 0.7, 0.8 तक ये माइनस में जा रही है, और एक्सपिरेशन में अगेन ये -5 तक जा रही है। ठीक है, अब इस कर्व्स को समझाने का मकसद ये है, वी हैव डिफरेंट प्रेशर इनसाइड द एंड आउटसाइड द लंग्स। जो प्रेशर अलवुलाई के अंदर होगा, द प्रेशर इनसाइड द alveoli, it is called इंट्रा alveolar pressure। ठीक है, जो अलवुलाई के अंदर होगा उसको हमने कह देना है इंट्रा alveolar प्रेशर। ये अब स्लाइड मैंने आपको शो कर दी alveolar प्रेशर की। प्रेशर इनसाइड द alveoli इज कॉल्ड एज alveolar pressure, and at the start of quiet inspiration it is 0. In the middle of quiet inspiration is -1, और middle of quiet expiration ये +1 होता है। अगेन मैं ग्राफ की तरफ जाऊंगा। सर ये नेगेटिव क्यों? वो भी बताते हैं। अब ये देखें, अलवुलर प्रेशर जो है 0 से स्टार्ट हुआ और -1 तक आया, और
मिड में क्वाइट एक्सपिरेशन की मिड में ये +1 हो गया, ठीक है। तो ये स्लाइड यही बता रही है कि क्वाइट इंस्पिरेशन में 0 है एल्वुलर प्रेशर, मिड में -1 और एक्सपिरेशन में मिड में ये +1 तक जाता है, जो कि ग्राफ भी शो कर रहा है, ठीक है। सेकंड, ये मैंने अब स्लाइड शो की है प्लूरल प्रेशर की। क्वाइट इंस्पिरेशन में इट इज -3 एंड एट द एंड ऑफ क्वाइट इंस्पिरेशन -8 तक जाता है। जब स्टार्ट हो रही होती है इंस्पिरेशन तो -3 और एंड पे ये -8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अगेन मैं ग्राफ की तरफ जाऊंगा। अगर और ज़्यादा डीप ब्रीथ लेंगे तो -8 से भी ये नीचे जा सकता है प्लूरल प्रेशर, इवन हायर देन द -8। ये देखें प्लूरल प्रेशर स्टार्ट में -3 या सब -5, कुछ बुक्स कहेंगे -3। बहरहाल यहाँ से स्टार्ट होके ये जब इंस्पिरेशन एंड पे होती है तो ये -8 तक चला जाता है। अगर डीप लेंगे तो ये और कर्व नीचे आ जाएगी थोड़ी, -8 से भी। और जब एक्सपिरेशन है वी हैव अगेन इट गोज अप टू द -5 तक ये दोबारा जाएगा। और अगेन जब नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन तो ये फिर अगेन जो है इसी तरह कर्व मूव करती रहेगी। सो वी हैव एल्वुलर प्रेशर, वी हैव प्लूरल प्रेशर, और एक प्रेशर और है वी हैव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। प्रेशर इन द थोरैक्स हमने बात कर ली कि वी हैव एल्वुलर प्रेशर, प्लूरल प्रेशर, और जो चेस्ट कैविटी के बाहर प्रेशर है आउटसाइड वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि सरफेस पे है, ठीक है। अगेन मैं पढ़ के बता देता हूँ। प्लूरल प्रेशर इज इन द प्लूरल कैविटी, प्रेशर इन द प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड प्लूरल प्रेशर। 2 टाइप्स ऑफ प्लूरा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, विसरल प्लूरा लगा हुआ है और उसके साथ ही पैराइटल प्लूरा। इट क्रिएट्स अ पोटेंशियल स्पेस in between these pleura, and the pressure in this space is usually negative, which causes lung expansion and is called pleural pressure. तो ये एक पोटेंशियल नेगेटिव प्रेशर होता है ताकि लंग्स जो है एक्सपैंड रहें, कोलैप्स ना करें। अगर ये प्रेशर बिकम पॉजिटिव, लंग्स आर कोलैप्स्ड, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लूरल प्रेशर को नेगेटिव ही रहना चाहिए ताकि लंग्स एक एक्सपेंशन में रहें, एक पोजीशन में रहें, हेल्ड इन वन आइडियल पोजीशन, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव होता है तो लंग्स कोलैप्स कर सकते हैं। अब जनरेशन ऑफ प्लूरल प्रेशर कैसे हो रही है? लंग्स आर कोलैप्स इन इंट्रायूट्राइन लाइफ। जब इंट्रायूट्राइन लाइफ होती है तो लंग्स कोलैप्स होते हैं। और जब बेबी बॉर्न होता है ड्यूरिंग आफ्टर बर्थ, इमीडिएट आफ्टर बर्थ, न्यू बॉर्न क्राई करता है, ठीक है। और जब वो क्राई करता है वेरी स्ट्रांगली, एज ए रिजल्ट ऑफ विच थोरेसिक वॉल जो है एक्सपैंड कर जाती है एंड नेगेटिव प्लूरल प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो वही प्रोड्यूस होके फिर लंग्स को एक आइडियल पोजीशन में रखता है जिसमें लंग्स जो हैं वो कोलैप्स नहीं होते बल्कि एक्सपैंड रहते हैं एक सर्टेन पोजीशन पे। तो दिस इज कॉल्ड एज प्लूरल प्रेशर। सर हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया जनरल एनाटॉमी का। जी बताएं। सर नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टार्ट हो गया जनरल एनाटॉमी का। ओके, आई एम बिकम लेट, सो मीट यू नेक्स्ट टाइम इन टाइम। सॉरी फॉर आज ज़रा इनकन्वीनियंट रही है।